बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो डालेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का मुड़ना। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखो इसमें केस पहला लेते हैं। मान लो प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम में मान लेते हैं विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो है μ1 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो होगा क्या कि प्रकाश किरण जो है ये जो है अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर। देखो इसको जाना तो ऐसे था लेकिन अभिलंब की ओर क्या हुई है? झुक गई। तो ये एंगल I और ये एंगल R, आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये हमारा, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में प्रवेश करेगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था μ2 की वैल्यू ज़्यादा थी μ1 की वैल्यू से, यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, मतलब डेंसिटी इसकी ज़्यादा थी, इसलिए जो है किधर मुड़ गई? अभिलंब की तरफ। तो ये आपतित किरण थी, आपतित किरण, और ये आपकी अपवर्तित किरण है। और यहाँ पे आपका अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो यहाँ पे कह सकते हो आप, जब प्रकाश किरण, पहला पॉइंट, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश का मुड़ना में पहला टॉपिक पढ़ा हमने। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो होगा क्या? प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा ज़्यादा है, अपवर्तनांक जो है इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। नोट हो गया जी? अब इसमें हम केस 2 पढ़ेंगे। केस 2 बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जब प्रकाश किरण जो है, मान लेते हैं कि आपका सघन से विरल में गए, अब की बार इधर सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है। अब डेंसर से रेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक μ2 है। अब अगर प्रकाश किरण जो है
क्या होगा, अगर ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन थोड़ा ये बेंट हो जाएगी नॉर्मल से दूर की तरफ, अभिलंब से दूर की तरफ की बार मुड़ जाएगी ये। तो कुछ इस तरह से जब कोई प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, यह करती है, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। कुछ इस तरह फिगर बन के आएगा आपके सामने। तो ये दो केस हो गए हमारे। यहाँ पे कौन सा अपवर्तनांक अधिक था, तो यहाँ कहोगे m1 ग्रेटर देन है m2 से, यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा ही ज़्यादा होगा विरल वाले से। तो दो केस हुए, अगर लाइट रेस प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर। जैसे मान लो एक एग्जांपल लें, जैसे हवा से पानी में जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी क्योंकि हवा हल्का है, यानी कि रेयरर होगा, विरल माध्यम होगा। और अगर पानी से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। फिर ये दो केस समझना होगा थोड़ा सा, जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया जी। तो आगे ध्यान देंगे आप, होगा क्या इसमें। अब इसके बाद की बात है कि अब दो ऐसे केस हैं जब लाइट मुड़ती ही नहीं, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट नहीं मुड़ेगी। ऐसा कब होगा, तो दो विशेष दशाएं हैं, दो विशेष स्थितियां जब प्रकाश किरण नहीं मुड़ती है। दो विशेष स्थितियों की बात करेंगे जब लाइट रेस क्या होगी, बिना मुड़े ही निकल जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ऐसा कब होगा, तो आप ध्यान देंगे, पहला केस है इसमें, जब पहला केस जब प्रकाश किरण अभिलंब आपतित होती है, अभिलंब आपतित होती है। आप ध्यान देंगे, जब लाइट रेस नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, यानी कि मान लो ये रहा एक मीडियम और इसमें ये इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का μ2 है, ये सघन है, ये विरल है या विरल है, सघन है, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइट रेस 90 डिग्री पर आएगी तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। अगर ये अभिलंब माने 90 डिग्री पे, अगर कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री पे आपतित होगी 90 डिग्री पे, तो बिना मुड़े ही सीधे निकल जाएगी। इसको आप याद रखेंगे, है ना। एक केस तो ये हो गया,
तो प्रकाश किरण बिना मुड़े ही निकल गई। कब? जब 90 डिग्री पे आप डालोगे तो। अगर एंगल चेंज करोगे तो मुड़ेगी, अलग बात है, क्योंकि यहाँ का अपवर्तनांक अलग अलग है, सेम दोनों नहीं है, दोनों मीडियम भी अलग अलग है, सेम नहीं है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, जब प्रकाश किरण नहीं मुड़ती है, तो उसको आप नोट करेंगे यहाँ पे। दूसरा केस ये है कि जब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए, यानी माध्यम अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का कलर भी अलग हो, रंग भी, कोई दिक्कत नहीं माध्यम का, लेकिन बात यह है कि दोनों का अपवर्तनांक सेम हो। अगर दोनों का अपवर्तनांक सेम है, अपवर्तनांक माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है, इसकी वैल्यू अगर दोनों माध्यम में सेम है तो लाइट रेस क्या होगी? सीधे निकल जाएगी बिना मुड़े। ये μ1 और ये μ2, दोनों का अपवर्तनांक सेम था, दोनों माध्यम अलग अलग थे, दोनों के रंग रूप सब अलग थे, लेकिन बात यह है कि दोनों का अपवर्तनांक बराबर है। अगर दोनों का अपवर्तनांक बराबर है तब भी लाइट रेस क्या होगी? बिना बेंड हुए सीधे निकल जाएगी। तो दो ये स्थितियां हैं जिसमें प्रकाश किरण बिल्कुल भी बेंड नहीं होती है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है उसको फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है कि सीधे निकल जाएगी जैसे आई है। तो ये दो केस हो गए स्पेशल हमारे। अब इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो अपवर्तनांक का सूत्र कल हमने पढ़ा था, μ2 जो है इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2, उस फॉर्मूले को हम तरंग दैर्ध्य के पदों में जानेंगे क्या होता है। तरंग दैर्ध्य यानी कि लिखेंगे अगला हेडिंग, आप नोट हो गया जी ना। अब डालेंगे आप क्या? अपवर्तनांक का सूत्र तरंग दैर्ध्य के पदों में, अपवर्तनांक का सूत्र तरंग दैर्ध्य के पदों में, अपवर्तनांक का सूत्र तरंग दैर्ध्य के पदों में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ जी होता क्या है? वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से, है ना, तरंग दैर्ध्य लैम्डा से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, अपवर्तनांक का सूत्र तरंग दैर्ध्य के पदों में कैसे होगा? देखो कल आपने देखा था कि 1 μ2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। आप देख चुके हैं इसको, ये फॉर्मूला कल हमने देखा था। मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब हम लोग जानते हैं, मान लो ये मीडियम बाउंड्री है, यहाँ पे माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक μ1 है, यहाँ माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक μ2 है, और आपकी प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। यहाँ की प्रकाश की चाल v1 है, यहाँ प्रकाश की चाल v2 है माध्यम में, यहाँ इसका तरंग दैर्ध्य λ1 है, इसका तरंग दैर्ध्य λ2 है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी क्योंकि एक सोर्स ऑफ लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होती है। मतलब क्या हुआ? अपवर्तनांक माध्यम 1 का μ1, माध्यम 2 का अपवर्तनांक μ2, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2, माध्यम 1 का तरंग दैर्ध्य λ1, माध्यम 2 का तरंग दैर्ध्य λ2, और दोनों ही माध्यम की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्यों? जब तक एक ही सोर्स से लाइट निकल रही है, मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, अगर वो स्रोत, वो सोर्स एक ही है, तो एक सोर्स से आने वाली लाइट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति क्या होगी? दोनों के लिए सेम होगी। आवृत्ति दोनों की
सेम, क्योंकि जो लाइट आ रही है एक ही सोर्स से जो आ रही है ना, वही लाइट यहाँ से इधर आई, वही लाइट इधर पास हो गई दूसरे मीडियम में। तो अगर लाइट का सोर्स, जिस चीज़ से लाइट निकल रही है, मान लो टॉर्च आपने दिखाया, जिस टॉर्च से लाइट मार रहे हो टॉर्च एक ही है, तो उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही आवृत्ति की, तो दोनों माध्यम की फ्रीक्वेंसियाँ सेम होगी, क्योंकि दोनों प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम से आ रही है ना, एक ही जगह से निकल रही है। मान लो सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो सन सोर्स है, स्रोत क्या है, सूर्य है, तो सूर्य से किरणें जो आ रही हैं वही किरण यहाँ से यहाँ पास हुई, वही किरण आगे भी जा रही है, तो लाइट तो सेम है ना। तो अगर लाइट सेम है यानी सोर्स सेम है, सोर्स अगर सेम है जिससे लाइट निकल रही, तो आवृत्ति क्या होगी, दोनों के सेम होगी, नहीं बदलेगी। अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट के लिए, मतलब एक लाइट आप टॉर्च से मार रहे हो, एक लाइट आप जो है मान लो अपने बाइक की हेडलाइट से मार दिए, अलग अलग सोर्स है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। यहाँ तो हम एक सोर्स ले रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। और एक फॉर्मूला अपने पीछे पढ़ा ही होगा, V बराबर होता है, यानी कि प्रकाश की चाल बराबर लैम्डा इंटू एफ। क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। तो अगर ध्यान से आप देखो तो देखो, चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा सा, नहीं तो आप याद कर लिए अभी, है ना। तो चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति होता है। अब देखो अगर हम बात करें तो अगर V बराबर लैम्डा एफ होता है, तो अगर V1 यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल निकाले तो V1 बराबर क्या होगा, लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है, लैम्डा अलग अलग है। और अगर यहाँ से आप V2 निकाले, V2 बराबर क्या होगा, लैम्डा 2 इंटू एफ होगा। तो यहाँ से V1 और V2 दोनों निकल आया है। अब आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे अगर इसमें आप वैल्यू डालेंगे तो V1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 इंटू एफ अपॉन, V2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा 2 इंटू एफ, एफ से एफ कैंसिल होगा, आपके पास फॉर्मूला आ गया 1 μ2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यानी फ्रीक्वेंसी दोनों माध्यम की सेम ही है। क्यों सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम तब होगी जब प्रकाश स्रोत एक ही हो, मतलब जहाँ से लाइट आ रही हो अगर वो स्रोत एक ही है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आवृत्ति सेम होगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन के आ गया, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष क्या μ2 अपॉन μ1 से लिखोगे, या फिर इसी को बराबर V1 अपॉन V2 से लिखोगे, और ये नया आ जाए लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यानी जो रेशियो वेलोसिटी का होता है वही रेशियो क्या होता है, सेम रेशियो प्रोपोर्शनली क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो वेलोसिटी और तरंग दैर्ध्य दोनों क्या हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ देखो याद करना आसान है, μ2 1 यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर क्या, μ2 अपॉन μ1। देखो जो यहाँ μ2 देखो नीचे जो है यहाँ ऊपर आ गया V1 अपॉन V2, और वही रेशियो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 है, ठीक है ना। यानी कि उल्टा कौन केवल है, तो ये देखो μ2 अपॉन μ1 के बाद सब V1 मेरे ऊपर है ना। यहाँ μ1 में अपवर्तनांक केवल उल्टा यहाँ रहेगा, नहीं तो सब क्या आएंगे, सीधे रहेंगे, यहाँ 1 1 1 2 1 2 रहेगा फिर, ठीक है ना, याद रहेगा। ऐसे ही डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। और एक नोट यहाँ लिख लो, नोट क्या लिखोगे, यदि लिख लो इसको, लिख देते हैं ना, यदि प्रकाश स्रोत यदि प्रकाश स्रोत एक ही है तब आवृत्ति भी दोनों माध्यम की समान होगी। ये आपको नोट करना है। अगर जो है लाइट जो है एक ही जगह से आ रही है तो दोनों की आवृत्तियां जो होगी इक्वल होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे एक बेहतरीन फार्मूला आ गया, μ2 1 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 बराबर V1 अपॉन V2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2।
अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तेजी से आप जल्दी से इसको नोट करेंगे स्पीड में, लाइट की स्पीड के साथ, है ना। किस स्पीड से नोट करेंगे? लाइट की स्पीड से। तो क्वेश्चन नोट करेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, कह रहा प्रकाश की चाल जल और कांच में। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की चाल जल और कांच में, जल और कांच में क्रमशः जल और कांच में क्रमशः, देखो सामने लिख लो बोर्ड पे। जल में ऊपर दिखा है पहला वी डब्लू, और वी जी क्या है? कांच का है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये है। लिख लिए इतना। प्रकाश की चाल जल में और कांच में लिख दिए। आगे कह रहा है तब कांच और जल का या जल और कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको निकालना है म्यू डब्लू कामा म्यू जी, म्यू डब्लू और म्यू जी निकालना है। कांच और जल का अपवर्तनांक निकालना है, कांच और जल का अपवर्तनांक आपको निकालना है। और कह रहा है और कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी इसके साथ क्या निकालना है? कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। देखो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कैसे लिखोगे? देख लो, म्यू जी डब्लू, यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसको पहले लिखते हैं इधर। तो कांच का अपवर्तनांक आपका जल के सापेक्ष कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए एक बार, तो एक बार ट्राई करेंगे सब, ध्यान देंगे भाई। देखो आपको निकालना है म्यू डब्लू, यानी कि जल का अपवर्तनांक क्या होगा? म्यू डब्लू बराबर होगा C/V डब्लू, ठीक है ना। म्यू डब्लू क्या होगा? C/V डब्लू। तो C कितना होता है? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अपॉन में वी डब्लू दिया है, देखो इतना 2.25 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ उड़ा दो, कितना बचा? 3/2.25। समझ रहे हो? अगर हम यहाँ यार पॉइंट हटाएंगे भाई तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 0 आएगा ना। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा? 2 0 आ जाएगा। तो हो गया 300/225, 300/225 काटो 15 से, 15 दूना 30, 20 बार गया, 15 से काटो 15, 15 225, फिर कटेगा 5 चौके 20, 5 3 15, 4/3, 4/3 बोले तो 1.33 आ गया, ठीक है जी। इतना आया 1.33 आया। अब निकालेंगे म्यू जी। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल वी जी, यह आएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 2 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ गया, 3/2 यानी 1.5 आएगा, 1.5, ठीक है ना। 1.5 बात समझ में आ रही है जी? देखो कितना आसान, वैल्यू केवल डालना है बस अपवर्तनांक निकालने में। अब देखो आपको सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, किसका? कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। क्या करोगे इसमें? देखो उल्टा लिखो स्पीड। देखो चाहे तो तुम इससे निकाल लो, चाहे स्पीड से निकाल लो। किससे निकालना चाहोगे? देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला है म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू या फिर वी डब्लू अपॉन वी जी, दोनों ही तुम्हारे पास है, चाहे जैसा रख दो, म्यू वाला चाहे रख दो, चाहे जी वेलोसिटी से निकाल लो। तो मान लो हम वी से निकालें तो वी से क्या होगा? देखो
VW क्या है 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन में कितना 2 इंटू 10⁸। ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे अपवर्तनांक का उल्टा वेलोसिटी है ना, उल्टा लिखना है। अब देखो 10⁸ से 10⁸ काट दो, इसको काटो कितना आएगा 2 1 जा 2 पॉइंट 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 1.125। अगर आपको करना है तो इससे भी निकाल सकते हो, म्यू डब्ल्यू और म्यू जी से, यही आया करके देख लो चाहे तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहला आंसर क्या है देखो मिला लो, पहला आंसर आपका ये है 1.33, दूसरा आंसर आपका 1.5 है और तीसरा ऑप्शन आपका 1.125 है। ठीक है जी, बात समझ में आई भाई? नोट कर लिए इसको आप। एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप तेजी में। ये क्वेश्चन आपका IIT 1997 में पूछा गया है। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, अ लाइट ऑफ एक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। कभी कभी भूत आ जाता है क्या? एक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, भूल जाते हैं हिंदी बोलना है। एक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, किसमें दिया है? एयर में है ये, वायु में। तो एक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वायु में दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है आपको यहां दिया है कि यह एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक, यह एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है ना, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। यह एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तब प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तब प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य उस माध्यम में ज्ञात कीजिए। तब प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य उस माध्यम में ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य उस माध्यम में आपको ज्ञात करना है। शुरू किया जाए। देखो आपको आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य निकालना है। सबसे पहले देखो होता क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो एक एयर मीडियम है और एक एयर मीडियम है, एक क्या है मीडियम, कोई माध्यम पता नहीं जिसका। वैसे 1.5 शायद ग्लास का होता है तो ग्लास के हिसाब से आप निकाल सकते हो, हालांकि मीडियम से कोई मतलब हमें है नहीं कि अपवर्तनांक दिया गया है। तो आप कह रहा है तो प्रकाश में कह रहा है कि आपको आवृत्ति निकालनी है और अपवर्तनांक निकालना है। अब देखो लाइट किसमें जा रही है, तो लाइट एयर से यानी वायु से किसी माध्यम में जा रही है, किसी मीडियम में जा रही है। तो किसके सापेक्ष निकालेंगे? जहां से लाइट जो है इंटर करती है, प्रवेश करती है। यानी लिखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष क्या होगा, म्यू एम अपॉन म्यू ए इक्वल टू वी ए अपॉन वी एम इक्वल टू लेमडा ए अपॉन लेमडा एम। यही होगा ना? बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक फॉर्मूला लगा दिए, सारा पूरा फॉर्मूला लिख दिए एक बार। अब जो जो वैल्यू आपके पता हो रख दो आराम से। तो आप जानते हो माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.5 अपॉन एयर का अपवर्तनांक हम लोग जानते हैं 1 होता है, ना दिया जाए तो आप 1 ले लोगे। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक 1 बराबर, देखो अब ये वेलोसिटी दी नहीं गई है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो।
तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा ए दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर, अच्छा एंगस्ट्रॉम में ही चलो निकाल लेते हैं ना, अपॉन लैम्डा एम लिख लो इसको एंगस्ट्रॉम में ही निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? देखो ध्यान से, अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा एम यहाँ लाएंगे और ये 6000 यही रहेगा और 1.5 नीचे ला लो, यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो? अब देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 15 एक कम 15, 15 चौको 60, 4 लिखकर 3 जीरो यानी 4000, तो लैम्डा एम माध्यम का तरंग दैर्ध्य आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। माध्यम का तरंग दैर्ध्य कितना आ गया? 4000 एंगस्ट्रॉम आ गया। अगर आपको मीटर में लिखना है तो क्या लिखोगे? 4000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाओगे 10 की पावर माइनस 10 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगला क्या पूछ रहा है? अगला आपसे कहा कि माध्यम की तरंग दैर्ध्य तो निकल आई, आवृत्ति पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि माध्यम की आवृत्ति क्या होगी, तो आपको माध्यम की आवृत्ति निकालनी है। तो अच्छा ये बताओ, प्रकाश स्रोत तो एक ही है ना, तो आवृत्तियां दोनों माध्यम की समान होंगी, तो चाहे हम निकाल लें किसकी? वायु की, चाहे निकाल लें हम माध्यम की, जो माध्यम दिया गया है। अगर माध्यम की निकालोगे तो आपके माध्यम की चाल निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, अभी आपने देखा कि v बराबर होता है लैम्डा इंटू एफ, यानी कि अगर यहां से हम f निकालेंगे तो f बराबर क्या होगा? v अपॉन लैम्डा, यही फॉर्मूला होगा ना। अब देखो, अगर आप जो है माध्यम की निकालना चाहते हो तो माध्यम की चाल निकालो पहले। हालांकि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश की लाइट जो है क्या है, एक ही स्रोत से आ रही है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे? तो आपका होगा क्या कि दोनों की आवृत्तियां समान होंगी। तो आप यहाँ कह सकते हो कि वायु की आवृत्ति जो होगी बराबर हो माध्यम की आवृत्ति होगी। बोलो हाँ या ना? वायु और माध्यम की आवृत्ति बराबर होगी। तो यहाँ वायु की ही निकाल लो, क्या दिक्कत है यार? वायु की निकालोगे तो F बराबर क्या होगा? C अपॉन लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल एयर में तो पता है ना हमें, माध्यम की निकालनी पड़ेगी अभी, तो कहे फालतू का निकालेंगे हम, तो आराम से करो डायरेक्ट। C अपॉन C कितना है? 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है किसका? एयर का, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं ना। तो वायु का अपर्तनांक कितना लाए हो जी? तो वायु का अपर्तनांक आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम, देखो जी 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मीटर बना लो स्टैंडर्ड यूनिट में यहाँ पे आप, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में चाल दी है ना, तो मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ मीटर बना लो। अब देखो क्या होगा क्या कि ये 3 गुणे 10 की पावर 8 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाओ, इसको देखो लिखो 6 गुणे 10 की पावर, देखो 10 की पावर 3 ये प्लस में और माइनस में 10, तो माइनस में प्लस में 3 माइनस में 10, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा जी? तो आएगा 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया ये, इंटू 10 की पावर 8 ये ऊपर, नीचे देखो 10 की पावर -7 होगा, है ना, -7, इसको ऊपर ले जाओगे, हाफ मतलब 0.5, हाफ का मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर 8 7 15 ऊपर जाएगा, जुड़ जाएगा। अब पॉइंट को एक अंक दाएं ले जाओ तो क्या होगा? 5 गुणे 10 की पावर 14, एक कम हो जाएगा पावर, है ना। दशमलव को आप दाईं ओर ले जाओगे तो पावर एक कम होगी, फिर तो आ गया इतना आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज, बिल्कुल HZ लिख दो, हर्ट्ज होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो सवाल, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल, ठीक है ना, कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय।